आज के भागदौड़ भरे जीवन में खबरों से हर कोई दूर रह जाता है, लेकिन हमारे इस खास प्रोग्राम में आपको देश और दुनिया की खबर 1 मिनट में मिलेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और बीजेपी के दावों पर पलटवार किया है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। ये बिल लोकसभा में गिरने के बाद राजनीतिक दलों की रात अब संसद से सड़कों पर आ गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या में ही महिला आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने ये बिल गिरने को संविधान और विपक्षी एकता की जीत बताया। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। प्रियंका ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल का मसौदा एक दिन पहले क्यों सार्वजनिक किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर सत्ता में रहना चाहती है। महिलाएं बेवकूफ नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार छीनने जाने का जश्न मना रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकार छीने जाने का जश्न मना रही है। जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं की आकांक्षाओं को कुचला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के संगठन सृजन का काम लगभग पूरा होने के बाद अब कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 परिवारों से संपर्क का बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पिछले कई वर्षों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस को आर्थिक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत करने का काम शुरू हो गया है। इसी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ब्लॉक स्तर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 30,000 परिवारों को जोड़ने की बात कही। साथ ही उन परिवारों से 100-100 रुपए लेने की योजना भी पार्टी बना रही है। ये फंड उनके प्रशिक्षण और पार्टी गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा। अभी 100 रुपए एक विधानसभा से 30,000 परिवारों से लेना है। आपस में जब आपको ये हरीश चौधरी जी ने बोला तो आप लोगों ने एक ने भी इसको गंभीरता से नहीं सुना, और जिसने सुना वो कह रहा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। मन में शंका है, अगर आप 30,000 परिवारों को नहीं जोड़ सकते, इसका मतलब है वो विधानसभा नहीं जीत सकते। टीईटी को अनिवार्य बनाने के विरोध में मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षक भोपाल में एकजुट हुए और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन किया। भेल स्थित दशहरा मैदान में जुटे हजारों शिक्षक मुख्यमंत्री अनुरोध यात्रा के तहत अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में आयोजकों के मुताबिक 50,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। इससे पहले भी जिला और ब्लॉक स्तर पर आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन अब मामला राज्य स्तर पर पहुंच गया है। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय उन्होंने सभी जरूरी योग्यता पूरी की थी।
ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद टीएटी जैसी परीक्षा को अनिवार्य करना अनुचित है। 20 से 25 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों पर नई शर्त थोपना उनके अनुसार न्याय के खिलाफ है। टीईटी परीक्षा के विरोध में यहाँ हम शामिल हुए हैं। हमारी मांग ये है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और परीक्षा को निरस्त करके हमको सम्मान जैसा हम नौकरी कर रहे हैं करने दिया जाए। फतेहपुर में चर्चित चाय की दुकान में फूड सेफ्टी विभाग ने छापामारी की, जहां पर इस दौरान चाय का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। इसी दुकान में 2 माह पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाय पी थी। इसके बाद से दुकान तेजी से चर्चा में आई। यूपी के फतेहपुर में एक चाय की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। चाय के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। छापेमारी जिस दुकान पर की गई वहां 2 महीने पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चाय पी थी। यही वजह है कि ये छापेमारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दुकान मालिक शेषमन यादव ने बताया कि गुरुवार 16 अप्रैल को फूड सेफ्टी विभाग के अफसर और कर्मचारी आए। उन्होंने चाय के सैंपल लिए, पूछा कि एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय क्यों बनाते हो। दुकान मालिक शेषमन यादव ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के दुकान में चाय पीने के बाद से ही फूड विभाग लगातार दबाव बना रहा है। वहाँ पे शिकायतकर्ता को फ़ोन करके इन्होंने मोबाइल से उसके नंबर पे फ़ोन करके बुलाया, वो नहीं आया। तो इनके द्वारा उस चाय की दुकान पे जो IGRS में शिकायतें दी गई थी उसकी जांच आम जनमानस की उपस्थिति में किया गया और मौके पे जो है उसका खाद्य कारोबार पंजीकरण संख्या पाया गया। उसकी वैधता जो है 10/7/28 तक थी। दुकान वो लाइसेंसी है और चाय के पत्ती में मिलावट की संभावना के आधार पर इन्होंने नमूना। इंदौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। IPL मैच पर दावा लगाते हुए विजयनगर थाना पुलिस ने युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा किया है। विजयनगर पुलिस ने IPL मैच पर दाव लगाते हुए 2 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कार में बैठकर मोबाइल के जरिए पूरे सट्टे का संचालन कर रहे थे। दरअसल विजयनगर पुलिस को सूचना मिली कि ऑर्बिट मॉल के पास एक क्रेटा कार में बिठाकर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी। प्राप्त हुई थी कि ऑर्बिट मॉल के पास में 2 व्यक्ति कार में बैठे हुए हैं और किसी अवैध गतिविधि में संलग्न है। तत्काल ही हमारे मौके पर टीम पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। उनके मोबाइल वगैरह को चेक किया गया तो पता चला कि ऑनलाइन माध्यम से वो IPL के मैच में सट्टा लगा रहे थे, दाव पेच का काम कर रहे थे और तत्काल ही मौके से उन सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके पास से करीबन 5 मोबाइल, 10 लाख रुपए कैश और एक कार हुंडई क्रेटा, ये तीनों को जब्त कर लिया गया है। और इनके जो नाम है वो है आकाश जिंदल और प्रियांश जैन जो कि नीमच का रहने वाला और आकाश जिंदल इंदौर के रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश करके। खबर इंदौर से है, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। इस हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल बॉम्बे अस्पताल के पास शुक्रवार रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग थे, लेकिन आग लगने के बाद वो सभी समय रहते बाहर निकल गए, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना रेडिसन से बॉम्बे हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार में मालिक, उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और बेटी सवार थे। चलते चलते अचानक कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक पानी के टैंकर ने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मारुति स्विफ्ट कार में आग लगी। तत्काल ही मौके पर पुलिस पहुंची और पास में ही एक टैंकर गुजर रहा था वहाँ पे, उसको तत्काल उससे मदद ली गई और तत्काल उसमें आग भी बुझाई गई। सूचना करता उसमें जो ड्राइवर थे वो जय सिंह तथा रगदीश मालवी हैं, जो कि जैतपुर भोपाल की तरफ के रहने वाले हैं। और तत्काल ही उसमें उनकी माँ थी और उनकी वाइफ थी और एक छोटा बच्चा था 3 साल का। उन सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आग भी बुझा ली गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी और फायरिंग का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग का डर दिखाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले इस नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लगातार दबिश और तकनीकी जांच के चलते मामले की परतें खुलती जा रही हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कसरावद पुलिस के द्वारा भी की गई है, जिनमें से एक सालिग्राम उर्फ संजय उर्फ संजू पाटीदार है, जो कि गांव करौली जिला धार का रहने वाला है। यह जो आरोपी है वह सचिन एवं लोकेंद्र, जो कि मुख्य साजिशकर्ता थे, इनका सहयोगी है। ये पूरी प्लानिंग करीब 1.5-2 साल से चल रही थी। उसके अलावा दूसरा जो आरोपी है वह योगेश भाटी निवासी नागदा जिला उज्जैन का रहने वाला है। यह मुख्य आरोपी राजपाल चंद्रावत का सहयोगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। दिल्ली के सुंदर नगरी के E57 ब्लॉक में एक मकान पर अचानक बिजली गिरने से दहशत फैल गई। हादसे के कारण घर में रखे कपड़े, सिंटेक्स टैंक और वॉशिंग मशीन जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। कहा जा रहा है कि आकाशीय बिजली रोशनदान के जरिए घर के अंदर तक पहुंच गई। हादसे में घर की छत को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक बिजली कड़की थी बहुत तेज की, और बिजली कड़की ना तो एकदम धमाका ऐसा आया था, भड़ाक सी बहुत तेज की। तो उसके जिस झुग्गियों में वो टंकी पे ऐसी बिजली गिरी, वो टंकी फट गई और नीचे घर में आग लग गई। सिर्फ ये है ऊपर वाले की दुआ से कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। ताजा मामला सीआर पार्क का सामने आया है, जहां लेन देन के विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में शुक्रवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब तारा अपार्टमेंट में एक ही परिवार के 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक पिता पुत्र की पहचान राकेश सूद और करण सूद के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के विवाद में एक युवक ने करण पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पिता राकेश सूद बचाने आए तो आरोपी ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक करण सूद अपने परिवार के साथ सीआर पार्क के तारा अपार्टमेंट में रहते हैं। करण प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा है। यह उसके पिता राकेश सूद का कारोबार है, जिसमें वो मदद करता है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़ितों के बीच लंबे समय से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये हिंसक झड़प में बदल गई। इसी बीच आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार निकाल लिया और पहले करण पर हमला किया। राकेश अपने बेटे को बचाने आए तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। महाराष्ट्र के परतवाड़ा में एक आरोपी का बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो आने पर हड़कंप मच गया। इस मामले में कई पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया गया है। महाराष्ट्र में एक आरोपी के बर्थडे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। वीडियो में आरोपी को विशेष सुविधा दिए जाने के आरोप सामने आने पर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है, जिसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को मुख्यालय से अटैच किया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर्मियों में एपीआई सोहेल शेख, कांस्टेबल शुभम वर्मा और मयूर शामिल हैं। अभी तक आ रहे के विषय सामने इस पूरे प्रकरण में, तो उसको आप वो सखोल चौकसी करके उसमें कोई जवाबदार व्यक्ति जिसके हाथों से अगर कुछ गलती हुआ है, वो गलती भी जानबूझ के हुआ हो या अनजाने में भी अगर कुछ हुआ है क्या, उसका जो है इंक्वायरी करके वो इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे सबमिट करेंगे। एंड इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पे फिर अगर एक्शन की ज़रूरत है तो मैं 100% एक्शन लूँगा। महाराष्ट्र के भंडारा में एक महिला जंगली जानवर का शिकार हो गई। गांव से सटे जंगल में महुआ फूल चुनने गई थी और महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बाघ का कहर देखने को मिल रहा है। वहां धने गांव में एक महिला किसान को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक महिला, जिसकी उम्र 52 साल थी, वो गांव से सटे जंगल में महुआ के फूल चुनने के लिए आई थी। तभी उस पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना 17 अप्रैल शाम 6 बजे उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक महिला हर दिन सुबह के वक्त थैला लेकर जंगल में फूल चुनने जाती थी और महुआ के फूल लेकर जल्द वापस लौट आती थी। लेकिन महिला जब शाम को घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद महिला का शव 20 फीट गहरे गड्ढे में मिला। परिजनों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया। मृत महिला की गर्दन पर दांत के निशान पाए गए हैं, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में महिला की मौत बाघ के हमले से बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर महिला के शरीर पर मिले निशान बाघ के हैं या फिर तेंदुए के। यूपी के बदायूं कोर्ट के बाहर एक युवक पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। हमले में बुरी तरह से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कोर्ट से निकलते ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम आतिफ बताया जा रहा है। आतिफ कोर्ट में केस की कॉपी जमा करने आया था। जैसे ही वो कोर्ट परिसर से बाहर निकला, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसे घेर लिया और उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल आतिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात पुरानी रंजिश के चलते की गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव और दहशत का माहौल है। हर कोई इस घटना से हैरान परेशान है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोग और परिवार पुलिस से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी है। छत्तीसगढ़ में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ में लागू किए गए धर्म स्वतंत्रता विधेयक का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून को बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कानून का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना होना चाहिए, लेकिन इसकी भाषा और प्रावधान भेदभावपूर्ण है। क्रिस्टोफर पॉल ने याचिका में विशेष रूप से ये आपत्ति जताई है कि अधिनियम में प्रिस्ट, फादर और मौलवी जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, जबकि पंडित या अन्य धर्म गुरुओं का जिक्र नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लागू किया गया, जिसमें महामहिम ने भी अपना हस्ताक्षर कर दिया और अब वो गजट में प्रकाशित हो गया है। इसका मतलब ये अब कानून का रूप ले लिया है, जिसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके अध्याय 3 और पैरा 3 में धर्म परिवर्तन करने वाले फादर, प्रीस्ट और मौलवी, और कानून जब भी बनाया जाता है तो किसी धर्म को टारगेट करके नहीं बनाया जाता। नगर निगम इंदौर के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षदों के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम न गाने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने दोनों पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर निगम इंदौर के बजट सम्मेलन में कांग्रेस की महिला पार्षद फौजिया अलीम और रुबीना खान द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम न गाने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने दोनों पार्षदों से पूछा कि राष्ट्रगीत का अपमान क्यों किया। साथ ही राज्य शासन और निगम को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में ये जनहित याचिका एडवोकेट योगेश हेमनानी ने प्रस्तुत की है। कहा है कि राष्ट्रगान जनगण मन को लेकर कानून और संविधान में गाइडलाइन है। अगर भारत का कोई नागरिक उसे नहीं गाता है या किसी तरह उसका अपमान करता है तो सजा का प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। पूरी प्रणाली में, इस पूरे सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके, या ऐसा कोई फ्रेमवर्क या गाइडलाइन नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि इंस्टीट्यूशनल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे भी गीत गाया जा रहा है तो डेकोरम मेंटेन हो सके। जैसे कि नेशनल एंथम को लेके हमारे पास एक्ट है कि कभी भी कोई उसका अपमान करता है तो हमारे पास एक एक्ट है, एक प्रणाली है, हम उसको कर सकते हैं, बट ऐसा राष्ट्रगीत को लेकर हमारे पास नहीं।